हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक की कहानी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यही था ना हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो चुका था और अब हमको इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करना। ये टेक्निक कौन सी है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं? इट इज़ नोन है शॉटगन टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? शॉटगन टेक्निक कहते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से किसी होस्ट सेल का इस्तेमाल करके जीन की क्लोनिंग करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम शॉटगन टेक्निक कहते हैं। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, शॉटगन। और स्टेप्स में हमने आपको पहला स्टेप बताया था कि जीन, जो डिजायर्ड जीन है उसको आइसोलेट कर लेंगे, उसके नेचुरल सोर्स से वो जहाँ पर रहता है, जहाँ पाया जाता है, वहाँ से उसको निकाल लेंगे प्योर फॉर्म में। फिर उसको हम कटिंग एंजाइम का इस्तेमाल करके उसे काट देंगे। ध्यान रहे कि जिस कटिंग एंजाइम का इस्तेमाल हम डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए कर रहे हैं, हम ठीक उसी कटिंग एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे क्लोनिंग वेक्टर को कट करने के लिए, जिससे कि कट पैटर्न दोनों का मैच करे, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो और लिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसको जो है डिजायर्ड जीन को इसके पास सेट किया और इसके बाद इसको हमने जो है यहाँ पर लाइगेज एंजाइम यूज करके क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। इससे क्या हो गया? काइमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। अब हमको ज़रूरत ये है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है नीले वाले की, हमको किसकी ज़रूरत है? डिजायर्ड जीन की ज़रूरत है। इस डिजायर्ड जीन को हम मल्टीपल कॉपीज़ के फॉर्म में तभी पा सकते हैं जबकि इसकी भी मल्टीपल कॉपी बने। और इसके साथ इसको जोड़ना हमारी मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं है, लेकिन इसमें रेप्लिकेशन की पावर है क्योंकि इसके पास क्या है? ओरी है और फास्ट रेप्लिकेशन करता है। तो जितना तेज ये रेप्लिकेशन करेगा उतने तेज ये भी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा, राइट। तो अब इसको रेप्लिकेट कराने के लिए अभी तो ये कहाँ पर है? ये सेल के बाहर है और सेल के बाहर किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको एक लिविंग सेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। सेल है, इससे हमारा मतलब किससे है? हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिल जाएगा। बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको सब्सट्रेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिल जाएगा। सारी इसेंशियल कंडीशंस प्रिवेल करेंगी किसमें? बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर इस डीएनए को हम प्रवेश कराएंगे, राइट। और जो बैक्टीरियल सेल है जिसमें इस काइमेरिक डीएनए को हम प्रवेश करा रहे हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं क्या? होस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसे चलिए और लेकर चलते हैं और उसमें हम डालते हैं होस्ट सेल के अंदर। यहाँ पर जो होस्ट सेल है वो एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, आइए जानते हैं। जो हमारी होस्ट सेल जिसका हम यूज करने जा रहे हैं वो एक बैक्टीरियल सेल है, जिसका हम यूज करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो बैक्टीरियल होस्ट सेल है उसमें एंट्री हमको डीएनए की करानी है। ये हमारी होस्ट सेल है, दिस वन होस्ट सेल, जो कि एक बैक्टीरियल सेल है। और यहां पर जो है हमने ले रखा है, ये है हमारा काइमेरिक डीएनए, जिसके पास हमने अटैच करा दिया है, जिसके साथ किसको? ये डिजायर्ड जीन है, ये क्लोनिंग वेक्टर है और इसके पास ओरी मौजूद है। हमें इसको इस सेल के अंदर प्रवेश कराना है। इसे बोलेंगे इंसर्शन और ट्रांसफर ऑफ डीएनए, recombinant DNA to host cell
इस डीएनए को, इस काइमेरिक डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें प्रवेश कराना है। यह काम अपने आप नहीं होगा, सेल की दीवार को पेनिट्रेट करके अंदर भेजना है। इसकी जो वाल है, इसको हमें क्या करना है, पेनिट्रेट करके इसको अंदर पहुंचाना है। इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीके हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अपने आप नहीं हो सकते जब तक कि हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट नहीं करेंगे डीएनए को लेने के लिए। क्योंकि कोई भी सेल अपने अंदर डीएनए को डायरेक्ट प्रवेश करने से मना करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री का नाम क्या है, सेल वाल। उसके नीचे कौन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकान से। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो ये डायरेक्ट इंसर्शन तो नहीं हो सकता, इसलिए इस सेल की मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। इसकी सेल मेम्ब्रेन को कमजोर करेंगे। इसको कमजोर करने का तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि इसको डाईवैलेंट केटायन, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है, तो उसमें जो कैल्शियम है वो +2 चार्ज होता है उस पर, तो कैल्शियम नाइट्रेट या अन्य किसी डाईवैलेंट केटायन के मीडियम में पहले इस सेल को रखते हैं और बाद में इसको हम ट्रीट कराते हैं हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर। सेल को क्या करेंगे, इस सेल को इनक्यूबेट करेंगे, incubated in the medium containing divalent cation। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट सिंगल चार्ज रखता है माइनस में, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो इसको कैल्शियम आयन दे देगा। फिर इस सेल को हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, द सेल इज केप्ट एट अल्टरनेटिंग हाई एंड लो टेम्परेचर। इस सेल को हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे क्या होता है, इसको हम सीधा ऐसे कहेंगे, जब पुलिस वाले 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं किसी बदमाश के लिए तो क्या करते हैं, उसका है बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा देते हैं, उसके बनियान वगैरह उतरवा देते हैं, कहते हैं लेट जाओ, इसे बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा देते हैं, फिर गर्म चाय पिलाते हैं, फिर कहते हैं बर्फ़ की सिल्ली पर लेटो, बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा के गर्म चाय पिलाते हैं, पागल हो जाएगा आदमी। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो, इसी को क्या कहते हैं, 3rd डिग्री टार्चर कहते हैं इसको। पुलिस वाले करते हैं ऐसा। कितने लोगों के घर में पुलिस वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आपके पापा हैं क्या? हाँ, अच्छा, पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, SI हैं, तो उनसे पूछो, बताएंगे कि 3rd डिग्री क्या होता है ना। तो थाने में बदमाश जो बहुत बदतमीज़ होते हैं, वो कबूलते नहीं हैं, तो उनको उठा के, फिलहाल हम वहाँ पर ये सब बात नहीं करनी चाहिए अपने वीडियो लेक्चर में, हमको गंदे लोगों की बात नहीं करनी, अच्छे लोगों की बात करनी चाहिए। तो ये सेल बहुत अच्छी है, बैक्टीरियल सेल, बस ये मना कर रही है डीएनए को अंदर लेने के लिए। तो पहले इसको डाईवैलेंट केटायन मीडियम में रखकर, उसके बाद इसको हम बर्फ़ पर रखते हैं, आइस, देन हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बर्फ़ पर, फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बर्फ़ पर, फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या होगा कि इसकी सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और फिर हम इस सेल को बोल देंगे कि द सेल इज़ कॉम्पिटेंट टू टेक द डीएनए इन। हमारी ये जो सेल है ये कॉम्पिटेंट हो जाएगी, ये अब तैयार हो जाएगी कि अच्छा ठीक है भाई, लाओ डाल दो डीएनए हमारे अंदर। तो इस प्रकार से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, वीकेंड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कह रहे हैं कि द सेल इज केप्ट एट अल्टरनेटिंग हाई एंड लो टेम्परेचर। पहले कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कितना रखेंगे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कितना रखेंगे। इस प्रकार से अल्टरनेटिंग टेम्परेचर पर रखेंगे तो फाइनली क्या होगा कि ये जो होस्ट सेल है ये क्या हो जाएगी, होस्ट सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। वीक हो जाती है एंड कॉम्पिटेंट, फिर कॉम्पिटेंट हो जाती है टू टेक डीएनए इन। फिर ये जो होस्ट सेल है ये डीएनए को लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो पहली टेक्निक ये है कि पहली सेल को, मेम्ब्रेन को क्या करो, कमजोर करो। तो सेल मेम्ब्रेन कमजोर होने से डीएनए इंटरनलाइजेशन हो जाएगा, डीएनए अंदर चला जाएगा।
लिख लिया सभी ने? अब डीएनए का ट्रांसफर करेंगे। डीएनए ट्रांसफर के लिए मोस्ट पॉपुलर जो टेक्निक है उसमें हम टीडीएनए का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ऐसे ये ट्रांसपोजांस भी होते हैं जो डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। इसी तरीके से टीडीएनए होता है। टीडीएनए को समझ रहे होंगे, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। पता है ना? टीडीएनए का इस्तेमाल करेंगे तो इस टेक्निक को हम टीडीएनए ट्रांसफर कहते हैं। मिटा दें, टीडीएनए ट्रांसफर। तो ये जो आपका जो हाइब्रिड डीएनए है इसको लोड करेंगे किसके साथ? टीडीएनए के साथ, और वो इसको सेल के अंदर प्रवेश करा देगा। तो डीएनए ट्रांसफर के लिए आजकल हम टीडीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीडीएनए बोले तो टीआई प्लाज्मिड। तो इसमें पहली टेक्निक है टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। टीआई प्लाज्मिड यूज्ड फॉर डीएनए ट्रांसफर। डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए हम टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे टीडीएनए ट्रांसफर भी बोलेंगे। टीडीएनए ट्रांसफर, टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम टीडीएनए ट्रांसफर कहते हैं। ये जो टीडीएनए है एक प्रकार का टीआई प्लाज्मिड है जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस से आइसोलेट किया गया है। दिस टीआई प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से निकाला गया था? आइसोलेटेड फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस से इसको आइसोलेट किया गया था। इसका इस्तेमाल करके हम डीएनए का ट्रांसफर कर सकते हैं। लिख लिया? दूसरा मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोपोरेशन। पोरेशन मतलब छेद करना। इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रिक करंट की हाई वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेम्ब्रेन में छेद बन जाएगा और फिर उस रास्ते जो है हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट applied to make pore in the cell membrane of host cell. इलेक्ट्रोपोरेशन, बस सीधे इस पर नाम पूछेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में पोर कर देंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेम्ब्रेन में एक जगह बन जाएगी, पोर बनेगा और उस रास्ते डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअल टेक्निक क्या है पढ़ना नहीं है उसको, बस खाली नाम जाने रहिए, इस पर सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे पूछेंगे इनमें से कौन कौन सी टेक्निक है या कौन टेक्निक नहीं है डीएनए ट्रांसफर की, तो जो बता रहे हैं वो सब है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। टीडीएनए ट्रांसफर हमने आपको बता दिया, हाई और लो टेम्परेचर दे करके उसकी मेम्ब्रेन को वीक करके भी हम कर सकते हैं, और अगर ना माने तो गन अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? जन बल, धन बल और लास्ट में गन बल। अगर इन सारी टेक्निक्स में हम फेल हो जाएं तो अंतिम विकल्प है जीन मशीन होती है, वो जीन गन होता है। तो
नेक्स्ट जो टेक्निक है वो कौन है? अप्लाइंग जीन गन। हम जीन गन का इस्तेमाल करके और डीएनए को डायरेक्ट हिट कर देते हैं सेल के अंदर। जैसे कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको गोली मार दीजिए सीधे, उस प्रकार होता है। तो ये जो जीन गन होता है, कंप्लीट मशीन तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते आपको, ये उसकी नाल दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर ये बीड्स होते हैं, सिलिका बीड्स होते हैं, और यहाँ से हाई प्रेशर जो है इस पिस्टन से अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ प्रेशर, और जो जीन होता है वो इन पर बैठा होता है यहाँ पर। तो ये जीन कैरिंग बीड्स होते हैं, लगे होते हैं इस पर। और सामने आपका कौन होता है? ये होस्ट सेल होता है। क्योंकि आप बैक्टीरियल सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस नहीं होगा, ये इसका डीएनए है, बस सीधा इसके अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। ये जीन गन है। ये कौन है? बीड्स कैरिंग जीन। जिस जीन को इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है डीएनए को, उसको यहाँ पर इन बीड्स पर हम लगाते हैं, यहाँ से हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस हाई प्रेशर से बहुत स्पीड से यहाँ से सिलिका बीड्स जीन को लेकर के जाएंगे, सेल को हिट करेंगे और यहाँ से जीन सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा सेल को। तो इस प्रकार से जीन गन का ये एक्चुअल टेक्निक हम उस प्रकार से यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बस केवल मेथड बता दे रहे हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो इस प्रकार से जीन गन का इस्तेमाल करके और डीएनए को हिट कर देते हैं और होस्ट सेल के अंदर पहुँच जाता है। इन सारी टेक्निक से हमने इस सेल को लक्ष्य करके दागा है जीन को, और जीन जा करके इसके डीएनए के साथ एडजस्ट हो गया, अर्थात वो सेल का हिस्सा हो गया। लिख लिया? अब तक हम कौन सा काम कर चुके हैं? अब तक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेज चुके हैं। अब जब यहां पर हमने इसको भेजा है तो आपको 3 प्रकार की पॉपुलेशन यहां पर होस्ट सेल की प्राप्त होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ये जो हमारी सेल्स हैं, जो होस्ट सेल्स हैं, इनकी भीड़ में कौन कौन सी प्रकार की सेल हैं? 1, 2 और तीसरी ये है। ये 3 प्रकार की सेल्स हैं। आपने जो डीएनए भेजा है तो कितने प्रकार का डीएनए गया है इसमें? 2 प्रकार का। एक वो डीएनए गया है जो हाइब्रिड है, दूसरा वो डीएनए गया है जिसमें हाइब्रिड डीएनए नहीं है। अरे भाई, ट्यूब में हमने क्लोनिंग वेक्टर को रखा और उसमें हमने डिजायर्ड जीन को प्रवेश कराया, तो 2 प्रकार की पॉपुलेशन मिलेगी ना। कुछ ऐसे क्लोनिंग वेक्टर हैं जो कट गए थे और उनमें डीएनए जुड़ गया था, और कुछ ऐसे थे जो कटे ही नहीं तो उनमें डीएनए नहीं जुड़ा। तो इस प्रकार से ये जो आपका डीएनए है, ये कैसा डीएनए है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और ये कौन है? ये तो क्लोनिंग वेक्टर है। तो ये दोनों गए होंगे ना। तो एक सेल में तो ये चला गया, एक सेल में ये, और इसमें कोई नहीं गया। तो जिसमें ये चला गया, अब बात को समझिए, जिसमें ये आया इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसलिए इस सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं? हम इस सेल को नाम दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट। हमने इस सेल को ट्रांसफॉर्मेंट कहा है, या इसी को क्या बोला है? रिकॉम्बिनेंट बोला है। कल हमने आपको बताया था, हम इसी को रिकॉम्बिनेंट सेल बोलते हैं। किसके किसके रिस्पेक्ट में? यह जो सेल है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्या नाम देंगे इसका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? इसमें कोई भी डीएनए नहीं आया, तो इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी सेल या ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि हम डीएनए भेजने में सफल हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें डीएनए गया ही नहीं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो अपने डीएनए के साथ सुरक्षित है, उसके पास बाहरी डीएनए पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा।
और जिस सेल में बाहरी डीएनए नहीं पहुंचा उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो इस सेल को हम बोलेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि इसमें वो डीएनए आया है जो क्या लेकर आया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेकर आया है। लेकिन एक ऐसा भी है जिसके पास कौन सा डीएनए गया है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ हुआ। नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है? ये जिसका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेशन हुआ कब मानेंगे? जब इसमें ये वाला बाहरी जीन आ गया होता। तो इसमें तो है नहीं, तो ये आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। कैसा है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो जिस सेल के अंदर ये गया उस सेल को हम क्या बोलेंगे? यह जो सेल है, अब हम इनके नाम लग दें। ये सेल ए है, ये सेल बी है और ये सेल कौन है? सी है। तो यहां पर जो सेल सी है वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और यहां पे जो सेल बी है इसको हम क्या नाम देंगे? सेल बी। इसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। इसको डीएनए ट्रांसफर के बाद हमको 3 प्रकार की सेल्स प्राप्त हुई हैं भीड़ में। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे भीड़ में हमने उदाहरण देके आपको बताया था कि आप रैंडमली गोली चला दीजिए भीड़ में, तो 3 प्रकार के लोग प्राप्त होंगे। एक ऐसे होंगे जो मर गए, दूसरे ऐसे जो घायल हैं, तीसरे ऐसे हैं हाथ पांव चूम रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, बच गए, थैंक्स गॉड बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से 3 प्रकार की सेल यहाँ पॉपुलेशन में है। एक सेल ऐसी है जिनको डीएनए छू नहीं पाया, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गई, इस सेल को हम सी बोल रहे हैं। एक ऐसी है जो मर चुकी है, अर्थात यहाँ पर मरना मत समझिए, अर्थात ये पूरी तरह से हिट हो गई और इसको डीएनए जो हमें चाहिए था वो प्राप्त हो गया। और तीसरी सेल बी जो है वो ऐसी है जिसके पास डीएनए गया तो, परंतु ये घायल है, मरी नहीं है, क्योंकि इसको पूरी तरह डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक जान करके चलिए। अब हमको ज़रूरत किसकी है? हमको ज़रूरत इस सेल की है। अब हमारे सामने लक्ष्य है कि इस सेल को इन तीनों की भीड़ से अलग कैसे करें। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट दिस सेल दैट इज ऑफ और यूज, जो हमारे प्रयोग की है, उपयोग की है। हम इस सेल को इसकी इस पॉपुलेशन में से, इस भीड़ में से कैसे निकालें, हमें इस टेक्निक पर चर्चा अब आगे करनी है। इसी को बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अब तक आप समझ चुके 3 प्रकार की सेल। ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी सेल है? जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी सेल है? नीदर क्लोनिंग वेक्टर नॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें से कोई भी नहीं मिला इसको। और बी सेल कौन है? वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। यहीं आप कंफ्यूज होंगे कि हम यहां पर सेल ए को ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ हम इसको रिकॉम्बिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम सेल ए को बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम बट द सेल ए विद रिस्पेक्ट टू सी, अगर सेल ए को सी के रिस्पेक्ट में देखें तो सी का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। इतनी बात समझ गए ना? यहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे? हम इस भीड़ में से ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे कि इसमें से हम कैसे इसे पहचानें और इसको यहां से कैसे आइसोलेट करें। इसी पर हमें बात करनी है। हमारे ख्याल से यहां जितने लोग बैठे होंगे, आगे का डिस्कशन जो अब करने चल रहे हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक हमें यह ना पता चले कि हम पढ़ने क्या चल रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या खाक? तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? अब हम ये जानने चल रहे हैं कि इस भीड़ में से इस सेल को हम बाहर कैसे निकालें। यानी कि बाली और सुग्रीव दोनों लड़ रहे हैं और हम राम हैं और हम उसे मारना चाहते हैं पहचान कर बाली को, तो कैसे मारेंगे? हैं सेलेक्टेबल मार्कर देखकर, माला पहचान कर, उसके गले में माला पड़ी है, तो हमें यह देखना है इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर है। और सेलेक्टेबल मार्कर इसमें पहुंचाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर बहुत स्पेशल होना चाहिए। आइए पहले उस क्लोनिंग वेक्टर की चर्चा कर लें कि जो क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पर यूज किया जा रहा है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, पहले उसकी चर्चा कर लें, फिर आगे चलेंगे।
अब आइए एक बार फिर चलते हैं और हम ध्यान दें कि हम कहीं अलग नहीं ले जा रहे हैं आपको, हम इंतजाम कर रहे हैं किस चीज़ का, इस सेल को यहां से निकालने का। लेकिन हम इस सेल को पहचानेंगे कैसे? जब एक विशेष प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर यूज किए होंगे तभी इसे पहचान पाएंगे। वो कौन सा स्पेसिफिक क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम यूज किए हैं, तो पहले उसकी चर्चा कर लें, फिर इसे निकालने का इंतजाम करें। आपको यहीं पर छोड़कर ले चलते हैं साथ में, कहाँ? इसे यहीं छोड़ देंगे और आपको ले चल रहे हैं। कहाँ ले चल रहे हैं? हम उस क्लोनिंग वेक्टर की तरफ चल रहे हैं जिस क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करके हमने इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिया है। अर्थात हम उस सेलेक्टेबल मार्कर की चर्चा करने चल रहे हैं जो हमने इसमें लॉन्च किया है। क्योंकि अभी तो हमने इन जनरल बताया कि एक क्लोनिंग वेक्टर था, लेकिन वो क्लोनिंग वेक्टर था कौन? तो आपको यह पता है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में ऐसा कोई क्लोनिंग वेक्टर नहीं है जो एकदम आइडियल हो, जो सारी प्रॉपर्टी रखता हो, तीनों प्रॉपर्टी। आपको क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूं, कौन कौन सी हैं? नाम लीजिए। पहला है प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओरी दैट कैन सपोर्ट द रेप्लिकेशन ऑफ मोर देन वन कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक, एक ओरी हो, एक से अधिक डीएनए की कॉपी को सपोर्ट करता हो, राइट? एक। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? रिकॉग्निशन साइट, एक से अधिक एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट हो, परंतु एक प्रकार के एंजाइम के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट हो। दूसरी शर्त हमारी हो गई। तीसरी कौन सी है? कि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर मौजूद हो। ये तीन प्रॉपर्टी वाला दुनिया का कोई भी नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। किसी भी बैक्टीरियल सेल में इन तीनों की प्रॉपर्टी रखने वाला क्लोनिंग वेक्टर नहीं पाया जाता है। तो क्या करेंगे? और बिना इसके काम नहीं चलेगा है, तो हम इसे बनाएंगे। इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। डिजाइनर क्लोनिंग वेक्टर बनाएंगे। इसको आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो हमारी कसौटी पर खरा उतरे। हम ऐसा क्लोनिंग वेक्टर अगर नेचुरल फॉर्म में नहीं पा सकते किसी भी सेल में, तो इसे बना लेंगे। कहां बनाएंगे? लैब में। आइए और ऐसे हाइब्रिड वेक्टर की चर्चा करते हैं, क्योंकि सामान्य क्लोनिंग वेक्टर अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स होते हैं, वाइफ हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, प्लान बताइए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब परेशानी है, कहीं क्या परेशानी है? हम जानते हैं हमारे यहाँ जो भी आता है उसको यही परेशानी होती है कि उसे एक संतान चाहिए। ठीक है सर, चाहिए हमें। वाइफ हस्बैंड दोनों आए हैं? जी हाँ आए हैं। बताइए किस प्रकार का बच्चा प्लान करना चाहते हैं? तो कहेंगे डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद से आए हैं। सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि हमको मेल बेबी चाहिए। आजकल सबकी इच्छा होती है, जो हमारे समाज का एक सोशल स्टिग्मा है कि सबसे पहली इच्छा क्या है कि मेल बेबी होना चाहिए। नोट करो ऑर्डर। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा डॉक्टर नोट करो इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर नोट करो। क्या चाहिए? कहीं मेल बेबी चाहिए। और क्या चाहिए? हाइट 6 फीट चाहिए, 6 फीट से कम लंबाई ना हो, नोट कर लो। और क्या? कह लगे साहब कॉम्प्लेक्सन बहुत अच्छा हो, गोराई हैं, करो कॉम्प्लेक्स लो उसको, वो भी नोट कर लिया। और करा और कोनो इच्छा हो तो बताओ। कहीं इंटेलिजेंट क्वाइसेंट 160 से कम ना हो, यानी कि सर आप आगे चल करके आईएएस जरूर बने, तो वो नोट करा दिया। कहीं सब नोट करा दो, नोट करा दिया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कि ये जो 4 प्रॉपर्टी है, आप दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर अपने दम पर तो नहीं प्राप्त कर सकते हो। वो क्यों? कह लगे पत्नी की हाइट देखा, कहा पत्नी की हाइट एवरेज है और आपकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चा 6 फीट का कहाँ से मिलेगा? तो पहली बात तो हाइट के लिए हमको एक जीन अरेंज करना पड़ेगा। अब वो जीन कौन है? जो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन को थोड़ा सा उसको स्विच ऑन कर दे, ज़्यादा उसको ट्रिगर कर दे, तो एम्प्लीफिकेशन कर दे, तो कहने लगे वो जीन हाईली एक्सप्रेसिंग मोड में आ जाए। अगर हम किसी भी जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एम्प्लीफाई करना पड़ेगा। जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इस चीज़ को, ताकि उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बने तो हाइट बढ़ जाएगी। नंबर 2 कहीं कॉम्प्लेक्सन, तो कहने लगे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थोड़ा स्विच ऑफ रखो, थोड़ा कम एक्सप्रेस कराओ उसको, तो इससे कॉम्प्लेक्सन अच्छा, मेलाटोनिन बढ़ा दिया थोड़ा सा। कह और क्या होगा? कह लगे मेल में भी कहीं वाई क्रोमोसोम से टारगेटिंग करा देंगे तो मेल हो जाएगा। और एक जो वो है IQ बढ़ाने वाला, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसे बढ़ाना है हमको, तो इसके लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर शुरू में इंजेक्ट करने होंगे। मदर को न्यूरोट्रांसमीटर जो है इंजेक्ट करेंगे तो बेबी में सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, अब सरफेस एरिया बढ़ेगी कैसे? तो कह लेंगे सल्काई और गायरी जो होते हैं ब्रेन में, वो क्या हो जाएंगे? वो बढ़ेंगे, कन्वोल्यूशंस बढ़ा देंगे उसका। ये काम करने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्विच ऑन मोड में रखना पड़ेगा, एस्टाइल कोलिन। ठीक है, इस प्रकार के कुछ डॉक्टर्स बताएंगे
कि ये इंजेक्शन उसे देना पड़ेगा, बस उसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी अच्छा होगा। समझ गए? दुनिया इतनी एडवांस है, डॉक्टर साहब ने चारों ऑर्डर नोट करके सबको प्लान करके कह दिया ले जाओ डिजाइनर बेबी, है कि नहीं? वो प्लान कर दिया। तो ये अपने आप बन सकता है क्या इस प्रकार का? तो इसके लिए तो प्लान करना पड़ेगा। और 3 कैरेक्टर मांग रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर में ऊपर वाले से, तो ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एवं मस्तु कहने से काम चल जाएगा क्या? है रावण पहले जब तपस्या कर रहा था, कहीं क्या करना, कहीं हमें मुझे अमर कर दो साहब, यक्के चीज मांगते थे अमर कर दो, बाकी देख लेंगे, जब हम मरेंगे नहीं तो सबको देख लेंगे। है कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा था, बाद में उसकी जीभ पर बैठ गए, कहने कि निद्रासन दे दो, है कि नहीं? वो निद्रासन मांग लिया, सो गया साला। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे लोग थे जो ब्रह्मा को प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी ऐसे होते, चापलूस पसंद करते थे। तो जैसे किसी ने तपस्या कर लिया, कहीं हम खुश हो गए, बताओ क्या चाहिए, कहीं बताओ आपके मरने का क्या उपाय है, तो अपन मरे का उपाय भी बता देंगे कि हम कैसे मरेंगे, वो बता दिए। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि भाई क्लोनिंग वेक्टर, हमको ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया ले जाओ, बनाना पड़ेगा लैब में। ऐसे वेक्टर को हाइब्रिड वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर PBR322 है। कौन सा है? यहाँ पर PBR322 है, जो हमने क्लोनिंग वेक्टर यहाँ इस्तेमाल किया है ताकि सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर मौजूद रहे। तो इसके लिए जो क्लोनिंग वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है? वो PBR322 है। इस केस में जो हमने यूज किया है क्लोनिंग वेक्टर, उस क्लोनिंग वेक्टर का नाम है PBR322। ये प्लाज्मिड ऐसे लिखा जाएगा, पी नीचे करेंगे पावर के फॉर्म में इसको लिखेंगे PBR322। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रॉटरीज, साइंटिस्ट का नाम है बोलीवर रॉटरीज, और P का मतलब होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बोलीवर रॉटरीज 322। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर BOLIVER, ROTRIDGE रॉटरीज, और 322 ये इसका स्ट्रेन है, इसका जो है प्लाज्मिड का। तो ये इसी प्रकार से PUC है। PUC क्या है? प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये सब कुछ आर्टिफिशियल मेड UC लिखते हैं, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये सब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड से जो बनाए गए हैं, तो इनके बारे में भी पूरा नाम लिख लीजिए, हो सकता है पूछ लें, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और ऊपर वाले का प्लाज्मिड बोलीवर रॉटरीज 322। बोलीवर रॉटरीज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डिस्कवरर। तो ये हाइब्रिड है। ये कैसा है? ये हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर है। हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर है। आपकी बुक में NCERT में ऐसे एक प्लाज्मिड को PBR322 का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ढेर सारे जो एंजाइम्स हैं एंडोन्यूक्लियेजेज, उनके लिए रिकॉग्निशन साइट दिखाया गया है, सिंगल ओरी दिखाया गया है। क्या क्या दिखाया गया है इसमें? जो खास बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एंजाइम आप किताब से देखिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं। जैसे यहां पर BAM-H1 है, BAM-H1, EcoR1, ऐसे इनकी साइट्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। CLA1 है, CLA2 है, साल है, ये सब दिखाए, तमाम प्रकार के एंजाइम्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। जहां पर एंजाइम दिखाए गए हैं इसका मतलब ये इनका कटिंग साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। यहां पर ओरी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? ओरी, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर दिखाया गया है AMP, और यहां पर दिखाया गया है TET। देखो जरा, तो टेट इधर दिखाया है, दो ये नहीं टेट यहीं होना चाहिए, टेट यहीं होगा। देखो डायग्राम, बुक है कि नहीं है यहाँ पर? हाँ देखो, टेट यहाँ पर होगा टेट्रासाइक्लिन के लिए, और एम्पिसिलिन यहाँ पर होगा, है ना। देखिए ये BAM-H1 के जस्ट बगल में है, सही है ना? हाँ वही हमने कहा, गलत बता रहे थे, ये यही है। टेट यहाँ पर होगा, एम्पिसिलिन यहाँ पर होगा। ये साइट है, ये एक जीन है, यही 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं यहाँ पर, इन्हीं पर हमें ध्यान देना है। ऐसे लगभग होते तो 9-10 एंजाइमों के लिए हैं, लेकिन आपकी बुक में 8 एंजाइम का दिखाया गया है। कितने का दिखाया गया है?
8 का। उनमें कौन कौन है? बाम H1 है, हिन सेकंड है, हिन थर्ड है, क्ला1 है, साल है, ठीक है ना, और इसी प्रकार से इको R1 है, ये सारे दिखाए गए हैं। ठीक है, हमें उन सारे एंजाइमों को याद नहीं रखना है, हमको केवल इन चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ पर 2 एंजाइम हैं, कौन कौन से हैं? ये क्या नाम है, जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो जीन है जहाँ पर लिखा है AMP, ये क्या चीज़ है? द जीन। ये क्या चीज़ है? द जीन व्हिच ऑफर्स द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन। ये वाला जो जीन है AMP जो दिखा रहे हैं, तो इस प्लाज्मिड में ये एक जीन है। अगर ये जीन सक्रिय रहेगा, ध्यान से सुनो, बाद में लिखना, इसे समझिए, ये 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं इस क्लोनिंग वेक्टर के पास, एक नहीं 2 हैं। ये आर्टिफिशियली इसमें प्रवेश कराए गए हैं। इनमें से एक वो है कि ये अगर जीन मौजूद है तो जिस बैक्टीरिया के शरीर में इस DNA को डाल दिया जाएगा, उसके शरीर में एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। अर्थात उस बैक्टीरिया को हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक देकर मार नहीं पाएंगे। व्हाट इज द एंटीबायोटिक? यू नो क्या होता है ये? एंटीबायोटिक्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन माइक्रोब्स। बैक्टीरिया में ये क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट है, राइट। अब ये बनते क्यों? बैक्टीरिया स्वयं बनाता है इनको, क्या करने के लिए? अपने बगल किसी दूसरे बैक्टीरिया को ना पनपने देने के लिए। जैसे हमने यहां पर घर बना लिया, अब हम नहीं चाहते हमारे अगल बगल कोई रहे, खुला मैदान रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम जहर रखेंगे बाकी सबको मारने के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग में किसी दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को पसंद नहीं करता। क्यों? ताकि यहां जो खाना पीना मौजूद है, जो रिसोर्स है, हमारे अपने काम आवे, दूसरा इसका दोहन ना करे। इस घटना को अमेंसेलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमेंसेलिज्म कहते हैं। अमेंसेलिज्म जो होता है वो कैसा होता है? निगेटिव और जीरो इंटरेक्शन होता है। जीरो इंटरेक्शन का मतलब दूसरा बैक्टीरिया इसको प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन ये उसके लिए जहर पैदा कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अमेंसेलिज्म कहते हैं, राइट। तो यहां पर उसके लिए एंटीबायोटिक पैदा करके उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इस बात को पहचान लिया, कहा अच्छा बैक्टीरिया नंबर 1 तुम्हारे शरीर में एंटीबायोटिक नंबर 1 पैदा हो रहा है जो बैक्टीरिया नंबर 2 के खिलाफ काम करेगा। अब हम इस जहर को तुम्हारे शरीर से निकाल लेंगे और हम अपने शरीर में यूज करेंगे। जब बैक्टीरिया नंबर 2 हमारे शरीर में आएगा तो ये एंटीबायोटिक चूंकि हम पहले से लिए, हमें तो पता है कि तुम बैक्टीरिया नंबर 2 के लिए बनाए हो, तो बैक्टीरिया नंबर 2 का इन्फेक्शन अगर हमको होता है तो हम पहले से इस एंटीबायोटिक को लिए रहेंगे। तो अगर ये एंटीबायोटिक मिट्टी में तुम्हें मार सकता है, तुम्हारे शरीर में भी तुमको मार सकता है। इसलिए आजकल हमारा जो पूरा इलाज चल रहा है वो किस आधार पर चल रहा है? एंटीबायोटिक लेकर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाए। एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन का सहारा लिया हमने, स्वयं इन्वॉल्व नहीं हुए। आजकल आदमी दिमाग जो रखता, कहते हैं हम दिमाग रखते हैं, दिमाग, हमारा नाम डॉक्टर है, हम दिमाग रखते हैं। एक बैक्टीरिया को मारने के लिए दूसरे बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया के लिए जहर बनाया था, तो उसके शरीर से वो जहर निकाल कर ले आएंगे और ये वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो हम मार देंगे इसको। ये कहानी है, इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक। द ड्रग दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रोब। ऐसी ड्रग जो किसी बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ काम कर रही है, हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो यहां पर हम उस एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो हम बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन बैक्टीरिया। तो व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म? तो कहेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिना पैदा किए एटीपी जिंदा ही नहीं रहेगा बैक्टीरिया। तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी है और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्रेब साइकिल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज से बर्न करके सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी पैदा करना, ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है। लेकिन कुछ प्लांट्स में जहर पैदा होता है, कुछ प्लांट्स में ड्रग्स पैदा होता है, जैसे मदार में होता है कैलोट्रोपिस। अब उसमें एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि जो है कार्डियोसाइटिक है, मतलब ये हुआ कि वो हमारे हार्ट के लिए जो है
कार्डियक फेलियर करा सकता है। तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल जानवरों के खिलाफ। अब देखिए कोई भी गाय मदार का पेड़ नहीं चरती है, क्यों? उसे पता है कि इसमें जहर है। हम भी जानते हैं कि कुछ जैसे टोड स्टूल होते हैं हमें नहीं खाना है, वो जहर है, खा लेंगे तो मर जाएंगे। ये कैसे पता चला? कुछ खा के मरे, हम जान गए कि अब नहीं खाना है इसको, हम चालाक हो गए। अगर हमने मरते हुए नहीं देखा तो हमारे बाप दादा ने बता दिया ये वाला मत खाना, इसमें जहर है, टोड स्टूल में पॉइजन है, नहीं खाना है उसको। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट पर, ट्रायल एंड एरर के आधार पर हमने ये जान लिया और एंटीबायोटिक को निकाल लिया उसमें से। और आजकल हम दवा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर डॉक्टर कोई दवा जब इस्तेमाल करते हैं, दो प्रकार के डॉक्टर हैं। एक ऐसे जिनके घर आप गए, कहीं डॉक्टर साहब सिर दर्द करते हैं, वो तड़के तुरंत है परमाणु बम वाला दे दिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दो प्रकार का होता है, एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पहले नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ऐसे एंटीबायोटिक थोड़ा बात बात में जब मर्जी हो तब पिस्टल निकालो खटाखट। अरे कभी तमाचे से काम चल जाए तो पिस्टल क्यों निकालें? पिस्टल क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और तमाचा क्या है? ये नैरो स्पेक्ट्रम है। तो नैरो स्पेक्ट्रम में कोई बदमाशी कर रहा, मारा तड़ाक से एक तमाचा, भग, काम चल गया आपका, भाग गया डर के मारे। लेकिन अगर वो बदमाश ठहरा तो आपके तमाचे से काम चलेगा क्या? आपने तमाचा मारा, घूर के घूसा मार दिया आपको, तब क्या करेंगे आप? तब उसको पिस्टल निकाल के ठोक देंगे, उसको पिस्टल निकाल के ठोक देंगे तुरंत। अब यहाँ पर पिस्टल क्या चीज़ है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि गांव के किसी पेशेंट को अगर वो किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेटवा में बहुत दर्द हो रहा है, कलियां से खाना आपको अच्छा नहीं लागत है, तो डॉक्टर साहब कहें कि एक सारे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तुरंत दे दो, दोबारा ना आवे। ऐसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो दवा तो दे देते हैं और तुरंत काम करता है। अब मरीज उनका भक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने तुरंत अगले दिन आने का मौका ही नहीं दिया और उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया, कहीं जाओ ठीक है, मोनोसेप पहले दे दिन उठाई के ले जाओ, छोट मोट एंटीबायोटिक ना दिए हैं। अब अगर आप अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ गए तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि देख लो, 2 दिन खा करके देखो, अगर दवा काम नहीं करेगी तो फिर आना, फिर दूसरी देंगे। ये डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप तो अगले दिन जाकर गाली देंगे क्योंकि वो दवा काम नहीं की। कहीं 550 रुपया फीस लीस और दवाई लिखीस, काम बिल्कुल नहीं आवा। अगले दिन जा करके कहेंगे डॉक्टर साहब क्या मजाक है, काम नहीं किया, तो कहें ठीक है दवा चेंज कर देते हैं। दरअसल में डॉक्टर साहब इस बात को चेक कर रहे हैं कि किस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर रहा है वो किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या किया, आपको फिर दवा चेंज कर दिया। दरअसल में डॉक्टर साहब ने ये लिस्ट कर अपने डायरी में नोट कर लिया कि ये एंटीबायोटिक जो दिए थे इसके खिलाफ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस है, इसलिए काम नहीं की, चलो आज दवा चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरे वाले में, अगले दिन पेशेंट फिर लौट कर आया, कहीं साहब तो हर दवाई एकदम बेकार है, इहो नहीं काम कर रही है, अब तोरे दुकान पर ना आऊँ हम। तो फिर अगर बहुत ज़्यादा पारिवारिक रिलेशनशिप है तो डॉक्टर पे तीसरी बार विश्वास कर लेगा। तो डॉक्टर साहब अब बदलकर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे कि ले जाओ आपकी सही हो जाओ, और वो सही हो गया। तो पेशेंट 3 बार जाना पसंद करेगा किसी डॉक्टर के पास या एक ही बार जाकर आराम चाहेगा? एक बार जाकर आराम चाहेगा। तो गांव के जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अक्सर काम आ जाते हैं। क्यों? कहीं भैया हमारे लिए वो नहीं दवाई सूट करत, हम दूसरे के पास न जाओ। दरअसल में वो आपको खोखला बना रहा है, आपके दर्द निवारक दवा दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, स्टीरॉयड दे रहा है, और आपको स्टीरॉयड दे करके आपको इम्यूनोलॉजिकली वीक कर रहा है कि आप डिपेंडेंट हो जाओ दवा के लिए और बार बार आओ हमारे पास। और जब अगली बार बीमार पड़ेंगे फिर भाग के उसी के पास, फिर उसने स्टीरॉयड ठोक दिया आपको, फिर स्टीरॉयड दे करके, स्टीरॉयड बेस्ड साल्ट दे करके आपको घर भेज दिया। इस प्रकार से वो जो झोला छाप डॉक्टर है वो आपके इम्यून सिस्टम को अंदर से एकदम कमजोर कर रहा है। और दूसरा जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि पहले चेक कर ले कि एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं कहीं बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं पैदा कर लिया है। अगर कर लिया तो दवा चेंज कर देंगे, 2-3 बार में हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस किसके लिए। आजकल जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं तो आपके यूरिन वगैरह में अगर इन्फेक्शन है तो यूरिन का कल्चर कराते हैं, कहते जाओ कल्चर लेके आओ करा के, तो यूरिन कल्चर कराते हैं। तो कल्चर में क्या होता है कि 3-4 प्रकार के एंटीबायोटिक्स के लिए देखा जाता है कि बैक्टीरिया में सेंसिटिविटी किसके लिए है और बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस किसके लिए है। बैक्टीरिया जिस पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करेगी तो माइक्रोस्कोप में दिख जाएगी, और लेकिन जिस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने पर बैक्टीरिया मर गया वहाँ कॉलोनी दिखेगी ही नहीं। तो जहाँ कॉलोनी नहीं दिखी उस पर लिख देंगे कि ये दवा इफेक्टिव है, और जिस पर नहीं तो ऐसे चार्ट बना करके आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है कि बैक्टीरिया कौन है, स्यूडोमोनास है एंड इट इज रेजिस्टेंट फॉर। अब उसमें 4-5 प्रकार के एंटीबायोटिक है, जिसके लिए सेंसिटिव है तो सेंसिटिव लिख दिया, जिसके लिए रेजिस्टेंट है रेजिस्टेंट लिख दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, अब उनको डॉक्टर साहब को आपको बार बार नहीं बुलाना है। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये दवाई जिसके लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है अगर इसको देंगे तो फायदा नहीं करेगी। तो उन्होंने देख लिया कि 6 दवाई इस्तेमाल की गई, 6 में से 4 के लिए रेजिस्टेंट है,
और 2 के लिए रेजिस्टेंट नहीं, बस वही नाम लिख दिया बैक्टीरिया, कहीं जाओ मार्केट से खरीद लो। गए अगले दिन लगाए, धड़ाम से चकाचक मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब पास आए, थैंक यू डॉक्टर। तो कहने लगे कि तुमने इसलिए ठीक कर लिया अपने आप को क्योंकि तुमने टेस्ट कराया। लेकिन वो टेस्ट है क्या? वो बहुत महंगा टेस्ट है, 1000-2000 रुपये का टेस्ट है, यूरिन कल्चर। तो गाँव के मरीज जो होते हैं कहीं बिना मतलब के लिख रहे हैं, इनके कमीशन बंधा है वहाँ, डॉक्टर साहब का कमीशन बंधा है, यही लिए ये कल्चर करावत है, बिना मतलब के टेस्ट करावत हैं। और गौवा वाले झोला छाप जेकरे पास वो है कटाउज, एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उस पर कह रहा था, वो बिहार का कोनो डॉक्टर था, लुंगी पहन के खड़ा था, तो पत्रकार उसके पास पूछा डॉक्टर हो क्या? हाँ। कहीं कैसे कैसे दवाई देते हो? कहीं अरे बस हम 2 दवाई ये देते हैं। कहीं पढ़े लिखे हो? कहीं कुछ नहीं, देखते देखते अभ्यास हो गया। तो कहीं मान लेते साइड रिएक्शन हो, तो कहीं मेरे पास 2 कटाउज है, कहीं कौन कटाउज है, कहीं शरीर ठंडा होगा ही नहीं, गर्म रखेंगे, पता नहीं क्या बताइए, डेकाड्रान और बेटनीसॉल ये सब रखे रहो बस। अगर मान लेते हैं शरीर ठंडा हो रहा तो इंजेक्ट कर देंगे, काम सही हो जाएगा, कभी बीमारी होगी नहीं। तो वो कटाउज रखता था हर बीमारी का। सोचिए जरा, कटाउज माने क्या? स्टेरॉयड। इस तरह के लोग हैं। आइए, तो ये वही एंटीबायोटिक है। अब आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे आप मॉस्क्यूटो कॉयल आप यूज करते थे, धीरे धीरे मच्छर ढीठ हो गया। 1990 में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें गुड नाइट की एक मैटी आई थी, नीले कलर की, हल्का सा लाइट आसमानी कलर की, जिस कलर की इनकी शर्ट है, टी शर्ट, उसी कलर की मैटी आती थी गुड नाइट वाली। और उसके लिए एक प्लेट ऐसे आती थी, कॉयल, वो मशीन होती थी, उसी पे वो मैट लगा के और प्लग में लगा देते थे। तो नीचे से कॉयल हीट होती थी, तो मैट पिघलती थी, उसमें से वेपर निकलता था। लेकिन वो इतना इफेक्टिव होता था कि विदिन 2 और 3 मिनट्स उस कमरे में पूरा कमरा बंद कर दीजिए और गुड नाइट कॉयल लगा दिया वही नीचे। अब पता लगा कि 15 मिनट में उसकी वेपर उस कमरे में आई, जितने मॉस्किटो थे खड़खड़ खड़खड़ जमीन पर। पंखा बंद करके झाड़ू लगा के हटा दीजिए और दरवाजा बंद कर लीजिए, आराम से सोइए, पूरी रात कुछ नहीं करना है। लेकिन आज वो गुड नाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जब गुड नाइट नहीं काम कर रही है, इसका मतलब मॉस्क्यूटो ने उसके खिलाफ क्या डेवलप कर लिया? रेजिस्टेंस पावर, यानी कि मॉस्क्यूटो की नई स्पीसीज एराइज कर गई। ये क्या है? ये क्विक इवोल्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे आपको। तो वहां पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस डेवलप हुआ किसके खिलाफ? गुड नाइट कॉयल के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। उसके बाद कौन आया? मुर्गा छाप आया। हाँ, मुर्गा छाप आया, जो कॉयल आया राउंड वाला। बाद में उस पर भी मच्छर ने क्या कर लिया? रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। फिर आया कौन? मॉर्टिन आया। मॉर्टिन के बाद कौन आया? ऑल आउट आया। अब तो तमाम प्रकार के आ रहे हैं ढेर सारे, मैक्सो एक्सो, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ गए। अब दरअसल में मॉस्क्यूटो ने सबके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। अब आप चाहे जो लगाइए, लेकिन अगर आप मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मॉस्क्यूटो आपको काट ही लेगा 1-2। ये कहानी है। तो ये क्या है? हमने उस मॉस्क्यूटो को धीरे धीरे बताया कि इस प्रकार के असलहे हमारे पास हैं। तो पहले वाला जो असलहा रहा वो कौन रहा? गुड नाइट। मच्छर ने पहचान लिया, ठीक है, बड़ा असलहा वाले आए हो, डंडा लेके आए हो, तो डंडा के खिलाफ रेजिस्टेंस हो गया। बाद में कहीं हमारे पास तलवार है तो कहीं वो खिलाफ हो गया। अब इस समय राइफल चला रहे हैं फिर भी साला नहीं, रॉकेट लॉन्चर तक चला रहे हैं, लेकिन मच्छर है कि मानता नहीं है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जो एक खतरे का संकेत है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। बिकॉज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज फ्रीक्वेंटली यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स इवन इन वेरी सिंपल केसेज। बहुत साधारण सा संक्रमण हुआ और गए हैवी वाला एंटीबायोटिक ले लिए। तो डोंट यूज फ्रीक्वेंटली दीज एंटीबायोटिक्स एज द माइक्रोब्स आर गेटिंग रेजिस्टेंस पावर। आप कह देंगे साहब हम तो नहीं ले रहे हैं, ये ले रही हैं एंटीबायोटिक फ्रीक्वेंटली। अब इनके लेने से अब हमें कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है? तो कहने लगे कि रेजिस्टेंस पावर माइक्रोब ने अगर इनके शरीर में जा करके अर्जित कर लिया है तो वो माइक्रोब हमारे लिए भी तो घातक है। भाई एंटीबायोटिक इस पॉपुलेशन में किसी एक के शरीर में आप यूज करो और बैक्टीरिया ने वहां रेजिस्टेंस पावर इस्तेमाल कर लिया। अब वो बैक्टीरिया तो फैल रहा ना वातावरण में, तो हमारे शरीर में भी तो आएगा, हम इससे अलग कहाँ हैं? इसलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दवा तो ले ही ना, और दर्द सहने की आदत होनी चाहिए। समझ गए ना? दर्द सहने की आदत होनी चाहिए। दर्द से है रिश्ता मेरा, गम मेरा निराला है, जिन हादसों से लोग डरते हैं उन्होंने ही हमें पाला है। अगर इस लिहाज से आप चलेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो फिर हमको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सभी जितने भी झंझावात हैं इन सब से निकल के आए हैं। अभी 15-20 मिनट आपको धूप में खड़ा कर दें, आप नहीं खड़ा होने की आदत है तो आपका स्टेमिना नहीं है, आप गिर जाएंगे बेहोश होकर। और एक मजदूर है वो दिन भर 8 घंटे काम करता है वहीं पर खड़े होकर, ये रेजिस्टेंस पावर है उसकी। तो इसलिए आप वातावरण से परिचित होइए, नेचुरल क्लाइमेट में रहिए, दवाओं पर ज़्यादा निर्भरता नहीं तो फ्रीक्वेंटली माइक्रोब्स आर गेटिंग द रेजिस्टेंस पावर।
इतना मॉरल लेक्चर अगर आप समझ गए हमारी, तो आइए और इस पर और अब इसके जेनेटिक काज में जाते हैं कि जो माइक्रोब है इसमें यह रेजिस्टेंस पावर कैसे अडाप्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोनिंग वेक्टर है साहब, और इस क्लोनिंग वेक्टर में दो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर है। पहला कौन है? एम्पिसिलिन। तो अगर ये वाला है तो इसके आधार पर बैक्टीरिया क्या डेवलप करेगा? तो कह रहे हैं कि द जीन विच ऑफर्स द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। अगर इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करा दे तो क्या उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके मार पाएंगे आप? नो। क्यों? क्योंकि वह बैक्टीरिया अमर हो जाएगा। किसके खिलाफ? एम्पिसिलिन के खिलाफ। अब दूसरा कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन है। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है, दिस ऑफर्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट, यहां पर जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या कर रहा है? जीन दैट ऑफर्स द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक है ये? है टेट्रासाइक्लिन है। इस क्लोनिंग वेक्टर में दो जीन ऐसे मौजूद हैं, और ये जो जीन है एक रेजिस्टेंस पावर एम्पिसिलिन के खिलाफ डेवलप कर रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस पावर किसके खिलाफ डेवलप कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करें, बात को समझिए, तो इसमें हम लॉन्च कर देंगे। कौन सा लॉन्च कर देंगे? हैं? इसमें क्या लगा रहे हैं? वो कौन है? ये डिजायर्ड जीन लगा दिया। क्या लगा दिया? डिजायर्ड जीन। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। इसके पास कौन कौन से जीन हैं? एम्पिसिलिन और, तो अगर हम इसे उठाकर डाल दें बैक्टीरिया की सेल में, तो उस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पावर किसके किसके खिलाफ डेवलप होगा? लेकिन ध्यान रहे, अब हम इनको सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जीन है हमने उसको उस एरिया में लॉन्च किया है जहां की जीन टेट बैठा हुआ है। यहां पर AMPR लिखा जाता है ऐसे, और इस पर टेट आर लिखा जाता है। आर माने रेजिस्टेंस, तो AMPR का मतलब एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने वाला ये जीन है, और टेट आर का मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने वाला ये जीन है, राइट। लेकिन इसी जीन पर इसको काट कर और यहां पर हमने डिजायर्ड जीन डाल दिया, तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो रेजिस्टेंस पावर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? जो टेट आर जीन है वो इनएक्टिव कर दिया हमने। कैसे? हमने अपना जो डिजायर्ड जीन था उसको कौन सी एरिया में डाला? जहां पर टेट आर था, बस यहीं से कैंची से काटा धड़ाम से, और इसमें लाकर इस जीन को लॉन्च कर दिया। तो टेट आर को तो हमने बेकार कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया है? तो ये कमजोर हो गया किसके लिए? टेट आर के लिए। तो हम यहां पर दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक में हमने जीन कहां डाला? यहां पर डाला, और इसका टेट आर जो था वो क्या हो गया? ये इनएक्टिव हो गया, राइट। अब यह जो टेट आर है एक जीन दूसरे के खिलाफ सिलेक्शन में आसानी पैदा करेगा, तो यहां पर हम इसे एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो इस डीएनए के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब आइए समझिए, ये इतना बना लिया है। अब देखिए, जो जीन हम यहां पर जो होस्ट सेल ले रहे हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट का नाम क्या है? ए। जो हमारी सेल ए है, ये जो सेल ए है, इसमें कौन सा प्लाज्मिड मौजूद है? ये वाला। डिजायर्ड जीन कौन सी एरिया में बैठा है? टेट्रासाइक्लिन वाली एरिया में बैठा हुआ है। कहां बैठा है? तो इसका जो टेट्रासाइक्लिन था यहां पर TET, अब ये कैसा हो गया? ये बेकार हो गया। और लेकिन इसका जो AMP है ये कैसा है? ये अभी सही है, काम कर रहा है, लेकिन ये वाला बेकार हो गया। तो प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल सेल के अंदर है। जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये क्या है? यह जो ट्रांसफॉर्मेंट है इज
सेंसिटिव, किसके लिए सेंसिटिव है? फॉर टेट्रासाइक्लिन। किसके लिए सेंसिटिव है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। बात को समझिए, जो ये वाली सेल है इसमें कौन सा क्लोनिंग वेक्टर डाला है हमने? वो क्लोनिंग वेक्टर जो कि PBR322 है, और उसके किस एरिया में डाला? जहां पर टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंस देने वाला जीन बैठा था। तो जब उसमें हम डिजायर्ड जीन लॉन्च कर देंगे तो ये जीन बेकार हो गया, टेट-आर। तो इसकी वजह से इस सेल के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर नहीं डेवलप होगी। बात को समझिए, किसके खिलाफ डेवलप होगी? एम्पिसिलिन के खिलाफ, क्योंकि ये जीन तो मर गया ना, बेकार हो गया, और ये जीन सक्रिय है। इस सेल को एम्पिसिलिन के द्वारा आप नहीं मार सकते, लेकिन इस सेल को टेट्रासाइक्लिन के द्वारा आप मार सकते हैं। अर्थात ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी किल्ड यूजिंग द एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। ये बात समझ में आ गई? तो यही चीज हमने लिखा है कि दिस ट्रांसफॉर्मेंट इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन बट रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। अब मान लो कि किसी बैक्टीरियल सेल में ये वाला प्लाज्मिड गया है और दूसरा वाला जो है, ये वाली सेल जो है जिसमें कि इंसर्शन हुआ ही नहीं, तो ये दोनों के लिए सेंसिटिव है कि नहीं है? नहीं समझे आप? दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। कौन? जो सेल बी है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये जो सेल बी है ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। वो सेल बी कौन है? आपकी जो सेल बी है वो किसके लिए है? जो सेल बी है, इस सेल बी में जो प्लाज्मिड गया है वो कौन सा है? इसमें डिजायर्ड जीन नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये इसके लिए, इसके पास रेजिस्टेंस AMPR है और इसके पास रेजिस्टेंस TET-R भी है। क्यों है भैया? क्योंकि इसके पास तो डिजायर्ड जीन हमने डाला नहीं, तो इसके दोनों जीन एक्टिव हैं। तो ये जो सेल है ये क्या होगी? दिस सेल is resistant to both antibiotics कौन कौन? एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पावर है। तो ये दोनों सेल आपस में डिफर कर गई कि नहीं कर गई? हैं? अंतर है कोई कि नहीं है? ये सेल टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है? सेंसिटिव है। एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा, एम्पिसिलिन से जिंदा रहेगा। ये दोनों में से किसी से नहीं मरेगा। और जो तीसरी सेल है वो, उनके पास ना तो रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन के खिलाफ है और ना ही टेट्रासाइक्लिन के। तो जो सेल सी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दिस कैन बी किल्ड यूजिंग एनी ऑफ द एंटीबायोटिक। वो चाहे आप टेट्रासाइक्लिन ले लीजिए और चाहे एम्पिसिलिन, ये दोनों प्रकार के एंटीबायोटिक से मारा जाएगा। तो इसके बारे में लिख करके सेल सी के बारे में लिख लीजिए। और आज के लिए इतना है। जो सेल सी है उसे भी देख लो। यहां पर जो सेल सी है जिसमें कि कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो क्या है? नो प्लाज्मिड। तो ये क्या है? सेंसिटिव टू बोथ द एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो यहां पर सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कौन काम कर रहा है? ये जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करने वाले जीन हैं, यही सेलेक्टेबल मार्कर कहलाते हैं। आपके पास 3 प्रकार की सेल हो गई। ध्यान से सुनिए, लिखिए नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन बट रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। नॉन रिकॉम्बिनेंट is resistant to both kind of antibiotics, cannot be killed using any of these two.
and the cell C, that is non-transformant, it is not having any kind of plasmid, so it is not resistant to tetracycline as well as ampicillin and can be killed using any of these two antibiotics. आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि इस नियम का उपयोग करके हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेंट को इस कल्चर मीडियम से कैसे अलग करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।